बस स्टार्ट से बिल्कुल फर्स्ट पेज पे ये मुझे दे दें बल्कि। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 1 ऑफ फंक्शनल इंग्लिश। कल कुछ बात हमने इनिशियल इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में की थी कि स्पीच मैंने आपको बताया था कि स्पीच ऐसे है जैसे स्ट्रिंग ऑफ साउंड्स होती है कि आप जो कुछ बोलते हैं यू डोंट मेक एनी सेपरेशन बिटवीन द वर्ड्स, बट व्हेन अ पर्सन हु इज स्पीकिंग टू यू, he just pays attention to what you are saying. He creates those pauses and he makes those differences between the words. वो वर्ड्स को जब अलग अलग करके वो देखता है तो उन वर्ड्स को हम फिर कोई ना कोई नाम देते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज बनाई जाती हैं। तो 8 कैटेगरीज हैं ट्रेडिशनली। उन 8 कैटेगरीज में सर आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। चलिए, आवाज का किसी और को भी इशू है तो जरा हैंड रेज करें। हाँ जी, ये कल तो कोई इशू नहीं आया, कल तो ठीक था ये। अच्छा जी, जरा चेक कीजिए ये। अभी जरा अगर आवाज आपको ठीक आ रही है, इसको लोअर खुद करना पड़ता है, कर लेते हैं ये तो, कर लेते हैं खुद भी। अच्छा जी, अब बताएं अगर कोई आवाज में इशू है, कोई वॉल्यूम आपको प्रॉपर नहीं लग रहा, कुछ समझ नहीं आ रही तो फिर बताएं। इट मींस इट्स ओके नाउ। ओके, थैंक्स। ये खत्म हो गया। ओके, so we were talking of the parts of speech. I told you that there are traditionally 8 categories in which we divide all the words. Whatever you speak, that becomes a word, a sound. Basically that's sound. वो साउंड को आप फिर देखते हैं कि साउंड्स डिफरेंट ज़्यादा हो जाएं तो उनके साथ मिला के आप फिर कोई कभी लेटर एक प्रोनाउंस करते हैं, कभी वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, कभी फ्रेज प्रोनाउंस करते हैं, कभी क्लोज और कभी सेंटेंस। बट व्हेन वी से देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो ये है कि एक्चुअली जब हम कुछ बोलते हैं तो जितने वर्ड्स बोलते हैं उनको फिर 8 कैटेगरीज हैं उनकी, जिनमें डिवाइड कर दिया जाता है। अब उन कैटेगरीज में हर एक में डिफरेंट वर्ड्स फिर आते रहते हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि व्हेन यू हैव अ लुक एट सम वर्ड एंड यू लेबल इट दैट दिस इज अ वर्ब और इट्स अ नाउन। नो, इट्स नॉट द केस। रादर वी आर टू गो टुवर्ड्स द कॉन्टेक्स्ट इन विच द वर्ड इज बीन यूज्ड। जिस तरह से वो यूज होगा वो बताएगा कि ये क्या है। वो किसी वर्ड की अपीयरेंस के साथ हम किसी पे कोई लेबल नहीं लगा सकते। तो अब देखना है कि वो ट्रेडिशनल जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कौन कौन से हैं। Traditional parts of speech. Traditionally, there are 8 such parts, but some modern writers separate out other classes in addition to these. The 8 traditional classes are. अब 8 तो हैं जो ट्रेडिशनली जिनको कंसिडर किया जाता है। कुछ मॉडर्न ग्रामेरियंस ने आके अंदर कुछ और भी ऐड किए हैं। वो जो और ऐड किए उनमें से सिर्फ एक हम यहाँ पे यूज करेंगे, बाकी तो हमने इन 8 में ही इनको देखना है। सबसे पहले इसमें देखना है वर्ब है, used to describe an action, state or occurrence। जो वर्ब है ये है क्या, इसको अगर हम अपने वर्ड्स में थोड़ा डिफाइन कर लें तो शायद आपको समझना इजी हो जाए। वो ऐसा है कि ये देखिए वर्ब,
वर्ब जो है इसको दो तीन तरह से हमने देखना है। एक तो है कि ये डूइंग शो करता है, डूइंग जिसमें एक्शंस आ जाते हैं। एक है ये बीइंग शो करता है। बीइंग का मतलब वहां पे ये स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा। हियर इट डजंट इंडिकेट एनी एक्शन। हियर वी आर गिवन विद जस्ट द स्टेट्स। रादर स्टेट्स अब किस तरह की होती हैं कि ये कहना कि एक है सेंटेंस के आई स्टडी इंग्लिश। अब स्टडी आपकी डूइंग है जो आपने बताई। यू टोल्ड अस व्हाट यू डू एंड व्हेन यू से आई एम अ स्टूडेंट, एम इज योर बीइंग, व्हाट यू आर। ये नहीं है कि आप क्या करते हैं बल्कि आप क्या हैं। एक वर्ब की ये टाइप है। फिर एक आ जाते हैं जिन्हें आप हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। डूइंग वर्ब्स, बीइंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, ये तीन तरह के आपके पास वर्ड्स हैं। तो तीन तरह से आप इनको डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ डूइंग्स ऐसी भी हैं कि जो बाहर आपको डूइंग्स लगेंगे नहीं, लेकिन उन्हें हम फिर मेंटल एक्शंस समझते हैं। मेंटल एक्शंस क्या होते हैं कि आप कहते हैं आई पोजेस सम बुक्स। अब पोजेस जो ये मेंटल स्टेट, बस आपका एक पोजेशन है उन पे। यू नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शन देयर, यू जस्ट टेलिंग व्हाट यू हैव गॉट इन योर कस्टडी। आपके पास क्या है, यू आर जस्ट टेलिंग दैट। यू नॉट टेलिंग वेदर यू आर परफॉर्मिंग रियल एक्शन लाइक यू आर डूइंग सम फिजिकल एक्ट्स। नहीं, वो नहीं है इसमें। ये मेंटल एक्शंस हैं, उसमें पोजेस बहरहाल उसको हम डूइंग में ही कंसिडर करते हैं। फिर एक आ जाती है बीइंग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि डूइंग डूइंग जो है ना, इसमें तो आपके कुछ एक्ट्स आ जाते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि ईट, ड्रिंक और रन एटसेट्रा। ये तो आप इजीली देख सकते हैं कि ऑल दीज आर एक्शंस, दीज आर योर डूइंग्स। एंड व्हेन वी हेड टुवर्ड्स द बीइंग्स, इन बीइंग मेनली देयर इज द वर्ड बी। अच्छा, अब बड़ी अजीब बात आपको मैं यहाँ पे बताऊं जो आपने मे भी कभी सुनी भी हो, लेकिन मोस्टली ये है नहीं। आमतौर पे इसको इस तरह डिस्कस नहीं किया जाता। वर्ब जो होता है, वर्ब, इसकी हम कहते हैं कि चलें आपके साथ ज़रा आप भी अगर शेयर कर लें तो ज़रा इजी हो जाता है कि इंटरेक्टिव हो जाए। तो मैं आपको ये, आप हैंड रेज करके बता सकते हैं कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं। यस, प्लीज रेज योर हैंड्स टू आंसर माय क्वेश्चन। यस मुनीर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर यस, वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं। उनके कोई नाम भी होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो ये सी होती है वो प्रेजेंट के लिए होती है। नो, एक्चुअली सेकंड फॉर्म ज़्यादा होती है उनका वो नेम्स। पास्ट। अच्छा ठीक है। और थर्ड? और थर्ड जो सी होती है वो अ, सर जो सा पास्ट गुजर चुका होता है यानी कि चल कोई नहीं, बाकी सभी ज़रा पूछ लेते हैं। ठीक है। यस तलहा। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। वेरी गुड। यस, एनीवन एल्स? कोई और किसी ने बताना है? अच्छा जी, अब मैं आपको कर रहा हूँ सबको अनम्यूट। ये यहाँ पे अवैस है। यस अवैस। ओके,
अच्छा जी, आपसे क्वेश्चन जो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये वर्ब की 3 फॉर्म्स आपने बताई हैं और उनके नेम्स बताए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। याद रखें कि हर वर्ब की एटलीस्ट 5 फॉर्म्स हैं, एटलीस्ट 5 फॉर्म्स। अब 5 फॉर्म्स किस तरह बन जाती हैं कि जब आप देखें ये ईट का वर्ड है आपके सामने, ईट है, ये प्रेजेंट फॉर्म है। पास्ट, इसकी पास्ट फॉर्म क्या है? एनीवन कैन टेल बिकॉज यू आर अनम्यूटेड नाउ। यस, Ate. इसको बेटा आपने प्रोनाउंस करना है एट। एट प्रोनाउंस नहीं करना इसको, इसको ऐसे प्रोनाउंस करना एज इफ इट ई टी, जैसा ई टी लिखा हो ना एट, उस तरह से इसको प्रोनाउंस करना आप। अच्छा जी, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है? Eaten. ईटन। Eaten. ईटन। अच्छा, ये होगी आपकी जो 3 फॉर्म्स आप समझ रहे हैं। देखें, अब पास्ट में जाके आपने एट यूज किया है, प्रेजेंट में आप क्या हर प्रोनाउन या नाउन के साथ ईट यूज कर सकते हैं? ये चेंज भी करना पड़ता है कहीं? देखिए, आई के साथ तो आपने क्या दिया ईट, ही के साथ क्या होगा? Eats. ईट्स। देखे ना, तो इसका मतलब फॉर्म तो चेंज हो गई है अभी। अच्छा, और जब प्रोग्रेसिव टेंस में आप जाते हैं फिर क्या यूज करते हैं? आई एम, आगे Eating. ईटिंग, तो वो भी एक फॉर्म है ना। देखिए, फॉर्म्स तो चेंज हो रही हैं। तो एटलीस्ट 5 फॉर्म्स हैं वर्ब्स की। और याद रखें कि ये जो बी वर्ब है ना, बी, इसकी कितनी फॉर्म्स हैं? यस, बी वर्ब की कितनी फॉर्म्स हैं? 5. इसकी 8 फॉर्म्स हैं, 8। बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, ये 8 फॉर्म्स हैं इसकी, ये याद रखनी है आपने, 8 फॉर्म्स। अच्छा, अब ये मैंने आपको समझा, हमारा टॉपिक तो ये था कि डूइंग और बीइंग हम बात कर रहे थे। डूइंग में हमने कहा कि इसमें एक्शंस आ जाते हैं, वो फिजिकल एक्शंस भी हो सकते हैं और मेंटल एक्शंस भी हो सकते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन और, वो आप लोग ये भी जरा बता दें कि जिस तरह से चलें, आप ट्रेडिशनली 3 की फॉर्म्स बनाते रहे हैं, मैंने 5 कह दिया, लेकिन 3 चलें जो आप कर रहे हैं, आप कैन की फॉर्म्स बताएंगे मुझे 3 कौन कौन सी हैं? कैन, यस, विल टेल। So can, could. कैन, कुड, विल, Will, would. विल, वुड, विल, शैल, Shall, should. शैल, शुड, और मे, Might. अच्छा। अब याद रखें कि ये जो 3 फॉर्म्स आपने बताई है ना, आपने तो बता दी है, ज़ाहिर बाकी भी यही समझते होंगे, इनकी 2-2 फॉर्म्स हैं इन वर्ब्स की, इनकी 3-3 फॉर्म्स नहीं है। इसलिए ना ये लेबल हमने वर्ब पे नहीं लगाना कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। अब वो वर्ब में तो डेफिनेटली एक बीइंग वर्ब भी शामिल है, हेल्पिंग वर्ब भी शामिल है। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि आम तौर पे जो है ना, ये जो मेन वर्ब्स होते हैं ना, मेन वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं अप टू 5, और आमतौर पे 8, बाकी सॉरी आमतौर पे 5, और बाकी जो बी है इसमें वो एज अ मेन वर्ब, उसकी 8 फॉर्म्स हैं। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनमें कुछ ऐसे हैं जिनकी सिर्फ एक एक फॉर्म है, कुछ की 2-2 फॉर्म्स हैं। अब देखिए ना, विल से तो हमने वुड कर लिया, लेकिन मस्ट की क्या फॉर्म्स हैं? मस्ट की कोई फॉर्म नहीं है, और मस्ट ही है। इस तरह से हम ये समझते हैं कि हम आमतौर पे मेन वर्ब्स की 5 फॉर्म्स लेंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो वेरिएशन के साथ है, कहीं पे 1 है, कहीं पे 2 है। बी है तो बी की तो उधर भी काफ़ी फॉर्म्स उसी तरह से यूज करते हैं, बी की 8 फॉर्म्स हैं। तो ये हमने देखना है कि वर्ब्स जो हैं ये कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो वर्ब के जो फंक्शंस हैं उसमें हम कहते हैं डूइंग, बीइंग या हेल्पिंग, इस तरह के जो वर्ब्स होंगे, तो ये 3 तरह से हम इनको यूज कर रहे हैं। मेन वर्ब भी होंगे, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। डूइंग और बीइंग में जो वर्ब्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे, इनको हम समझते हैं कि ये जस्ट
यस, डूइंग और बीइंग ये मेन वर्ब्स हैं। मेन वर्ब्स। और हाँ, एक बात ये याद रखें कि आप लोग कई दफ़ा ना स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जहाँ पे इज एम आर आ जाता है ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब हम उसको कहते हैं जो किसी मेन वर्ब की हेल्प करे। मेन वर्ब की हेल्प किस तरह होती है, ये देखिए, अली इज ईटिंग लंच। अब ये ईट इसमें एक्शन है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब। ये साथ है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं ग्रामेटिकली, ये हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, अब इसको देख के हर जगह पे आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं कह देना। हेल्पिंग वर्ब तब है जब ये मेन वर्ब की हेल्प करे कुछ टेंस बनाने में। लेकिन जब आपने ये कहा कि अली इज अ स्टूडेंट, इस को हेल्पिंग वर्ब नहीं कहना, क्योंकि आगे कोई वर्ब नहीं है जिसकी हेल्प करे। देखिए, अली इज स्टडीइंग होता तो हम कहते हैं कि इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है और स्टडीइंग मेन वर्ब है। लेकिन ये वाला जो इज है, इसके बाद और कोई वर्ब नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है। जब हम हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं उसके साथ कोई और मेन वर्ब होगा, लेकिन यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, इसमें इज खुद मेन वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कहना। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो ये डूइंग, फिर बीइंग। अच्छा, बीइंग में मैंने कहा कि कुछ वर्ब्स हैं, वो तो एक तो बी की सारी फॉर्म्स बन जाती हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो बी की सेंस में यूज हो जाते हैं। चलें, उनका जिक्र हम फिर करेंगे, फिलहाल आप इतना ही समझे कि डूइंग, बीइंग और हेल्पिंग, तीन तरह से हमने वर्ब्स को यूज करना है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें वर्ब के आगे लिखा है यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और अकरेंस। कोई एक्शन होगा, वो जो डूइंग हमने कहा, स्टेट जो है वो बीइंग है, और अकरेंस वो एक्शंस में ही कुछ चीज़ें आ जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं कि वो एक्शंस के होते हुए भी बीइंग की सेंस दे रही होती है। वो जब हम वर्ब में जाएंगे ना, वर्ब आगे अलग से पूरा एक चैप्टर है जहाँ से स्टार्ट होगा, फिर उसमें ज़्यादा बातें इसकी डिस्कस करेंगे। The term verb phrase is used to describe a verb with other words to indicate tense, mood और person. अब वर्ब फ्रेज, सिंपली पहले तो हमें ये पता हो कि फ्रेज क्या होती है, उसके बाद हम वर्ब फ्रेज की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, इसमें ऐसा है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लिखा जाता है उसे हम लेटर कहते हैं। जैसे ए बी सी डी ई, ये सारे लेटर्स हैं, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। इन लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट को हम फिर जब ज्वाइन करते हैं आपस में, तो उनको अगर तो हम लॉजिकली ज्वाइन कर दें तो उनमें वर्ड बन जाता है। ये नहीं कि कोई भी लेटर्स आपस में ज्वाइन करें। आप देखें ना, एन डी पी क्यू एम डी, आप कहते हैं जी बताएं जी क्या वर्ड बना, ऐसे नहीं बनता। इसके अपने रूल्स हैं कि वर्ड्स कैसे बनते हैं, कौन सी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से लेटर्स को ज्वाइन किया जा सकता है। अच्छा, अब ये जो वर्ड्स हैं कि जब हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स यूज करते हैं, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, वो बन जाता है वर्ड। इसी तरह से फिर एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स वो भी अगर मीनिंगफुल हो तो वो एक फ्रेज बन जाती है। एक वर्ड से ऊपर आप चले जाएं तो फ्रेज बन जाती है। अच्छा, अब एक वर्ड से ऊपर जाने से क्या मुराद है, आपके सामने है, जैसे सपोज अपने आप रूम्स में देख सकते हैं कि फैन है, फैन। अब फैन के साथ अगर आपने ए भी लगा दिया, सिर्फ ए अ फैन कर दिया, तो ये फ्रेज बन जाएगी, क्योंकि वर्ड्स दो हो गए। अ न्यू फैन फिर भी एक फ्रेज है, चाहे आपने न्यू भी अंदर ऐड कर दिया, जितने भी वर्ड्स हो जाएं, अगर आप एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड्स को ज्वाइन करते रहेंगे तो वो फ्रेज ही रहेगी। अ न्यू फैन, अ न्यू ब्लैक फैन। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ए न्यू ब्लैक तीन वर्ड्स लगा दिए फैन के साथ, लेकिन ये फ्रेज ही है। इसी तरह से वर्ब जो होता है ना, अगर तो सिंगल वर्ड आप यूज कर रहे हैं वो तो हो गया वर्ब, साथ अगर आप हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दें तो ये वर्ब फ्रेज बन जाती है। हेल्पिंग वर्ब साथ ऐड करने से वर्ब फ्रेज। देखिए, ईट की एग्जांपल अभी हमने देखी थी। व्हेन यू से ईट, ईट इज अ सिंगल वर्ड, नॉट जस्ट अ वर्ड, बट व्हेन यू से इज ईटिंग, हैज ईटन, विल बी ईटिंग, ये सारे जो है ना हेल्पिंग वर्ब साथ आप ज्वाइन करके वर्ब फ्रेज बना देते हैं, दैट बिकम्स अ वर्ब फ्रेज। टू डिस्क्राइब अ वर्ब विद अदर वर्ड्स टू इंडिकेट, ये हम क्यों लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ये इसमें तीन रीजंस लिखी हैं। टेंस, मूड और पर्सन बनाया जाता है इनके साथ। ये टेंस, मूड और पर्सन ये कैसे बनते हैं, ये भी जरा चेक कर लें कि
हेल्पिंग वर्ब्स लगा के हम टेंस, मूड और पर्सन कैसे बना लेते हैं। ओके, ये देखें टेंस कैसे बनता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। आपने कहा कि वर्ब है आपके पास राइट, क्या कर रहा है, राइट वर्ब है। अब इसके साथ हमने टेंस बनाना है। हम कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि इससे प्रोग्रेसिव टेंस यानी कंटिन्यूस टेंस बना लेते हैं। तो अली इज राइटिंग एन एसे। ये याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब तो टेंस बनाता है, लेकिन ये कंडीशन नहीं है कि टेंस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही बनता है। ये नहीं हम कह रहे। हम हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है टेंस बनाने के लिए। व्हेन वी आर यूजिंग सम हेल्पिंग वर्ब्स, इट मींस डेफिनेटली वी आर मेकिंग सम टेंस, मूड और पर्सन। अब यहाँ पे हम ये टेंस चेंज कर रहे हैं। हमने राइट जो था, राइट तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, इंडेफिनिट में, जैसे आई राइट अ लेटर। लेकिन टेंस चेंज हो गया इज लगाने से, क्योंकि इज होगा तो साथ फिर हम आईएनजी लगा सकते हैं, इसके बगैर आईएनजी भी नहीं लगना। आई राइटिंग तो कुछ भी नहीं है, तो आई एम राइटिंग, अली इज राइटिंग, इससे ये हमने टेंस बना लिया। आ गया मूड। मूड जो होता है, ये 5 टाइप्स हैं मूड्स की। मूड्स किस तरह बन जाते हैं? अब एक तो है वर्ब का मूड, एक होता है स्पीकर का मूड। अब ये स्ट्रेंज चीज है कि वर्ब का जो मूड है उससे सेंटेंस की टाइप्स बनती हैं। जिस तरह से एक स्टेटमेंट है कि आई ड्रिंक वाटर, ये तो एक सेंटेंस की टाइप है और मूड भी है वर्ब का, कि इसने ये बताया कि आप सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी है। इस तरह जब आप क्वेश्चन पूछते हैं उस सूरत में आप वर्ब का मूड इंट्रोगेटिव बना देते हैं। जैसे आपने डू स्टार्ट में लगा के कहा कि डू यू राइट अ लेटर। अब डू स्टार्ट में आ गया तो इसने भी ये बताया कि आपने इसका मूड चेंज कर दिया है। अच्छा, ये हो गए वर्ब के मूड्स जो सेंटेंस की टाइप्स भी बनती हैं, इनको हम वर्ब्स के मूड्स कहते हैं। एक मॉडल वर्ब्स होते हैं। मॉडल वर्ब्स वो क्या करते हैं? वो स्पीकर का मूड बताते हैं। हमने अब स्पीकर का मूड इसमें चेक करना है। स्पीकर का मूड क्या है, ये देखें। अली कैन राइट एन essay। अली एक ऐसे लिख सकता है। इसका क्या मतलब है कि अब वो लिखेगा, क्या इसको लिख रहा है, क्या उसने लिखा, इसका क्या मीनिंग है? ये हमें कुछ पता नहीं है। हम ये सिर्फ ये ना एक पॉसिबिलिटी समझते हैं कि लिख सकता है, मतलब क्या उसके अंदर ये पावर है। ये कैन जो है ना, कैन, ये स्पीकर का मूड शो करती है। अब आपने जब कहा कि अली कैन राइट एन essay, तो आपने ये शो किया इस मूड के साथ कि अली में ये पावर है कि ये काम कर सकता है। तो अली के साथ ये कैन लगाने से आपने उसका मूड शो किया है। किस चीज़ का मूड? कि ये मॉडल वर्ब्स जिन्हें हम कहते हैं ना, वो मूड से मॉडल वर्ड है, MODAL, मूड से मॉडल। इसका मतलब ये होता है कि हम स्पीकर का मूड इसमें बताना चाह रहे होते हैं। डूअर का मूड, जो काम करने वाला, उसका मूड, या स्पीकर का अपना मूड, ये हम इसके थ्रू शो करते हैं। अब अली कैन राइट एन ऐसे कि अली में ये पावर है। तो ये हो गया मूड। एक है पर्सन। पर्सन पर्सन में हम हेल्पिंग वर्ब लगा के वर्ब फ्रेज बना के एक किस तरह से पर्सन चेंज कर देते हैं, ये देखें। आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश, ये हो गया। अच्छा, अब आपने क्या किया कि पर्सन जो है वो आप चेंज कर देते हैं। आई फर्स्ट पर्सन था, आपने कर दिया थर्ड पर्सन, अली।
अब अली की आपने ये बात नेगेटिव में जाके जब बतानी है तो आप क्या करते हैं कि अली डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अली डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अच्छा, अब ये आपने देखिए डज क्यों यूज किया है, ये इस अली पर्सन को शो करने के लिए है। वरना देखिए अगर आप आई के साथ यूज कर तो आपने डू नॉट यूज करना कि आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। लेकिन अली अब डज जो है ये बता रहा है कि इसका मतलब आपने पर्सन को चेंज किया है। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स जो है ना, अब ये फ्रेज कौन कौन सी बन रही है, एक तो ये बनी इज राइटिंग, एक है कैन राइट, और एक है डज नॉट स्पीक। इसमें नॉट जो है ना ये एक एडवर्ब ऐड हो जाता है। डज और स्पीक, असल में हम डजंट भी अगर करते हैं ना स्पीकिंग में, जैसे हम कह देते हैं, तो मतलब यही बनता है कि हम एक हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं मेन वर्ब के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलके एक वर्ब फ्रेज बन जाती है। तो ये वर्ब फ्रेजेस हैं, ये वाले काम करती हैं, या कोई टेंस बनाएंगी या मूड बनाएंगी या पर्सन शो करेंगी, पर्सन में वेरिएशन आ गई। उसके बाद है एडवर्ब। Adverb used to modify the meaning of a verb, adjective or another adverb. तीन तरह के वर्ड्स जो हैं इनको एडवर्ब मॉडिफाई कर देता है। ये जो हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, इनमें से 2 ऐसे हैं जिन्हें हम मॉडिफायर्स कहते हैं। 8 में से 2 मॉडिफायर्स। कौन कौन से? एक है उसमें एडवर्ब, एक है एडजेक्टिव। ये दोनों मॉडिफायर्स हैं। एडजेक्टिव जो है ये किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, या प्रोनाउन को, प्रोनाउन नाउन की जगह पे ही यूज होता है, उनको मॉडिफाई करेगा। लेकिन एडवर्ब जो है वो 3 चीजों को मॉडिफाई कर सकता है, किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को, या किसी दूसरे एडवर्ब को। ये भी देखें जरा कि ये किस तरह से मॉडिफिकेशन होगी। ये देखिए, हम एडवर्ब को एज अ मॉडिफायर जब यूज करेंगे तो किस किस चीज को इसने मॉडिफाई करना है। फर्स्ट है इसमें वर्ब। वर्ब को मॉडिफाई किस तरह करता है कि आपने कहा असलम रन्स। अच्छा, अब यहाँ पे वर्ब के बारे में हमने ये पूछना है कि हाउ डज असलम रन, व्हेन डज असलम रन। इसी तरह से वेयर डज असलम रन, इनके जो आंसर्स हैं वो एडवर्ब्स बनने हैं सारे। असलम रन्स फास्ट। फास्टली याद रखेंगे, फास्टली इज नो वर्ड इन इंग्लिश, it's not found even in a single dictionary. Fastly, that's just an error committed by the students. The students use it like an adverb. Fastly कोई word नहीं है। असलम runs fast, ये fast जो है तेजी से, ये हमने ये देखना है कि हमने असलम के लिए फास्ट यूज किया, रन्स के लिए यूज किया। तो हमने रन्स के लिए यूज किया कि तेजी से भागता है, तेजी से असलम नहीं है, वो तेजी से भागता है। तो वर्ब का एक मॉडिफायर हो गया। फिर है किसी एडजेक्टिव का मॉडिफायर। कोई एडजेक्टिव आपने यूज किया, उसके साथ एडवर्ब ऐड हो जाता है। किस तरह से? आपने कहा कि असलम इज इल। अब किसी ने ये कहा कि असलम इल है, कितना इल है। अगर ये पूछना हो कि असलम कितना बीमार है, आप में से वो बता सकता है कि इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन करेंगे आप इसकी, कि असलम कितना बीमार है। यस, कोई सेंटेंस। यस, प्लीज रेज योर हैंड्स फॉर द आंसर। असलम कितना बीमार है। यस, कोई बात नहीं, गलत हो जाए बेटा, कोई इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, शेयर करें। हाँ, इससे कॉन्फिडेंस बनता है। आप देखें, अब आप एक बात बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा, तो वो माइंड में बैठ जाती हैं, फायदा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम यस, सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा। इसका हो सकता है कि हाउ मच असलम इज विल। हाउ मच असलम इज इल। अच्छा जी, जुनेद।
ये जुनेद से पूछ लेते हैं। Since yesterday. नहीं नहीं, हम इसका आंसर नहीं देना, इसकी ट्रांसलेशन बतानी है आपने बस कि असलम कितना बीमार है। तो फिर सर हो ही आएगा. हाउ आगे? Aslam is ill yesterday. अच्छा जी, तवस्सुल। यस How तवस्सुल। how sick Aslam is? अच्छा, मच आएगा इसमें या नहीं? No sir, how sick Aslam is? वेरी गुड। अच्छा, ये याद रखें कि जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव में मच कभी यूज नहीं करना सर। मच यूज होता है सिर्फ नाउन्स के साथ, हाउ मच, ठीक है ना, एडजेक्टिव के साथ नहीं। हाउ मच और हाउ मैनी ये हमने नाउन्स के साथ यूज करना, हाउ मच किसी एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं करना। तो ये जैसे तवस्सुल ने बताया ना अभी कि हाउ इल इज असलम। अब एक बच्चे ने अंदर ये भी बताया था कि हाउ मच असलम। अब देखिए हाउ मच अगर हम इसका यूज करें वो असलम के लिए हो जाना है। हम कहते हैं कि एडवर्ब नाउन के लिए यूज नहीं करना, हमने इसको एडजेक्टिव के लिए यूज करना है। तो एडजेक्टिव इसमें हमने यूज किया था इल, तो इल के लिए हमने सिर्फ हाउ यूज करना है साथ। तो ये बनेगा कि हाउ इल इज असलम। ओके थैंक्स। अच्छा जी, अब असलम इज इल आपने कर लिया। अब ये है कि कितना बीमार है। तो आपने क्या कहा कि असलम इज स्लाइटली इल। तो ये स्लाइटली जो है वो इल के लिए हम यूज किया, इल एडजेक्टिव था, साथ स्लाइटली यूज किया तो स्लाइटली हो गया एडवर्ब। तो एडजेक्टिव के साथ जो मॉडिफायर आएगा वो एडवर्ब होगा और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, फिर तीसरा हमने कहा कि किसी एक एडवर्ब के लिए भी एडवर्ब यूज हो जाता है। वो कैसे है? अब फास्ट हमने यहाँ पे एक एडवर्ब यूज किया था। हम क्या करते हैं कि असलम रन्स, यहाँ लिखता हूँ मैं फास्ट। अब फास्ट के लिए हम क्या वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं? यस प्लीज रेज योर हैंड्स। यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं फास्ट के लिए? वेरी फास्ट। वेरी गुड। अच्छा, अदर देन वेरी कोई और वर्ड भी यूज हो सकता है, सिर्फ वेरी यूज हो सकता है? एक्सट्रीमली फास्ट। वेरी गुड, एक्सट्रीमली फास्ट। अच्छा जी, और यस, और कौन बताएगा? नन? अच्छा जी, तो असल टू फास्ट। टू फास्ट, चलें यही लिख देते हैं। अच्छा, ये टू फास्ट और वेरी फास्ट में क्या डिफरेंस है, ये कौन बताएगा? असलम रन्स वेरी फास्ट, असलम रन्स टू फास्ट। ये जैन जट किधर चला गया? ये अपना बेटा माइक तो देखो, जरा चेक करो। यस सर। हाँ हो गया। हाँ जी, अब बताओ जरा वेरी फास्ट और टू फास्ट में क्या डिफरेंस है? वेरी फास्ट सर सेम ही है। अच्छा, सेम। सर वेरी फास्ट बहुत तेज भागता है, टू अच्छा, फास्ट हद से ज्यादा तेज भागता है। हद कितनी होती है? टू फास्ट में तो हद फिर बताई जाएगी ना पीछे। वो कौन सी चले बताएं, आपको कोई ना कोई हद बता दें, फिर किस्सा होगी। आंसर ठीक है आपका, नर्वस फील नहीं करना, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। इसका हो सकता है। चलिए मैं बताता हूँ, कोई नहीं। बात यही है जो आपने बताया ना, हद से ज़्यादा। वो हद जो होता है ना, वो जो आदमी बात कर रहा होता है ना, उसने एक लिमिट खुद अपने तौर पे सेट की होती है। या फिर समटाइम्स ये हो जाता है कि आगे आपको उससे कोई थ्रेट नज़र आ रहा होता है कि अगर वो इतना तेज़ भागता है तो उससे क्या नुकसान होगा। उस वक्त में भी आप टू यूज़ करते हैं कि आप कहते हैं कि असलम रन्स टू फास्ट।
इसका मतलब ये है कि उसने कहीं ठोकर लगवा लेनी है, उसे चोट लगवा लेनी है अपने। टू का ये मतलब बन जाता है। देखिए आप कहते हैं कि आई लाइक क्रिकेट वेरी मच। आई लाइक क्रिकेट वेरी मच का मतलब ये है कि आपको बहुत पसंद है, ठीक है। लेकिन आप कहते हैं माई यंगर ब्रदर लाइक्स क्रिकेट टू मच। इस टू मच से मुराद ये है कि उसका स्टडी की तरफ तवज्जो कोई नहीं, यानी जरूरी नहीं सिर्फ स्टडी, यानी जिसकी वजह से कोई भी आपको लॉस जो हो रहा है या हो सकता है उसकी वजह से आप टू यूज करते हैं। टू नेगेटिव है। ओके, तो असलम runs too fast, असलम runs very fast, असलम runs extremely fast, ये सारे यूज हो जाते हैं। तो ये एडवर्ब जो है इस तरह से वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ये हो गया एडवर्ब। उसके बाद है नाउन, यूज्ड टू आइडेंटिफाई एनी अवर क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, कॉमन नाउन्स, और टू नेम अ पर्टिकुलर वन ऑफ दीज प्रॉपर नाउन। नाउन तो सिंपली हम ये कहते हैं कि इट्स अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज को जो नाम आप देंगे वो नाउन बन जाएगा। और ये एक ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स होती है। ओपन क्लास से मुराद ये होती है कि इसमें नए नए वर्ड्स ऐड होते रहते हैं। देखिए आप कितने अजीबोगरीब नाम आप सुनते हैं, जी बच्चों के नाम, जी वो किसने कहा जी कि वो बेटा है छोटा तो उसका नाम जी क्या रखा जाए, किसने क्या दिया सलमान, नहीं नहीं सलमान नहीं, सलमान तो मेरे मामू के बेटे का नाम है। अच्छा जी आप ऐसे करें, आप उमर रख रहे हैं, नहीं जी वो इस बच्चे के फूफा के फलां के उसका नाम है। इससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये उमर या सलमान या उस्मान या अली या हसन हुसैन, ये नाम तो देखें कि बड़े नाम हैं, उस निस्बत से रखे जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, नहीं जी वो तो मेरे मामू के बेटे का, वो मेरे फूफी के बेटे का। इस वजह से क्या है, अब नाम ढूंढते हैं, फिर कोई इधर उधर से नेट पर से ढूंढते हैं, ना कोई सर ना पैर, अजीब गरीब। एक वक्त था जब डिसेंट लगना लोग अच्छा समझते थे कि यानी हम डिसेंट लगें। अब डिसेंट लगना जो है ना वो तो कुछ भी नहीं रहा। अब तो डिफरेंट लगना जो है ना वो ज्यादा एक पैशन बन चुका है। ऐसे ऐसे अजीब बूथियां निकली होती हैं, वो लगी होती हैं, मैं शॉप से तस्वीरें देख मैं तो हैरान हो जाता हूँ। यहाँ जो कूची सी इधर को निकाली हुई, इधर से टेंड की हुई है, वो पता नहीं ऐसा बंदा जूते मारे पकड़ के कि ये कौन सा फैशन होगा, कि ना कोई इस्लामी और ना कोई दुनियावी को। चलो कुछ ना कुछ तो किसी ने में तो अच्छा लगे। देखे ना कुछ फैशन है तो इस इस्लाम के साथ तो उनका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन चलो चल जाते हैं। किस तरह से कि आपने ड्रेस कोई अच्छा पहन लिया, अब कोई कहे जी ये इस्लामी है, चले उसको हम छोड़ देते हैं, उस बहस में नहीं बढ़ते। लेकिन अच्छे ड्रेसेस हैं, अच्छा किसी ने पहन लिया, ठीक है, खूबसूरत लगता है। लेकिन ये जो है ना कि एम ही बस वो इधर से मूछें इधर को बढ़ा दी, इधर से वो कलमे से इधर को लटका दी, और बाल इधर से टेंड कर दिए, इधर से नीचे गिरा दिए, वो पता नहीं क्या बनना क्या चाहते हैं। तो ये जो है ना कि ये डिसेंट लगना और चीज़ है, डिफरेंट लगना और चीज़ है। हमें डिसेंट ही रहना चाहिए। और ये सारे फैशन होते हैं, हमारे ये बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए सारे फैशन नहीं है। हम देखें हमारा जो ना ये काम स्टडीज़ का बड़ा ये वैसे डिसेंट काम है। अब टीचर्स इस तरह के हुलिये बना के आना शुरू हो जाए तो कैसे लगेंगे। एनीवे तो ये मैं कह रहा था कि ये जो है नई नई चीज़ें जितनी आती हैं फिर नाउन्स भी बनते हैं, चीज़ें आएंगी तो उनके नाम भी होंगे। तो ओपन क्लास है, इसमें वर्ड्स बहुत सारे ऐड हो जाते हैं। वर्ब भी ओपन क्लास में है, एडवर्ब भी ओपन क्लास में है, नाउन भी ओपन क्लास में है, और एडजेक्टिव भी ओपन क्लास में। चार चीज़ें हैं ओपन क्लास में, ये वर्ड्स बढ़ते रहते हैं। बाकी जो होते हैं ना वो बढ़ते नहीं। अब प्रेपोजिशन देख लें, वही जो इन ऑन वगैरह जो आपने सुने वही है, उसमें कभी एडिशन नहीं देखा। ये क्लोज्ड क्लास है। अच्छा नाउन में हमने कहा कि ये एक नेमिंग वर्ड होता है। जब आप किसी चीज़ को नाम देते हैं दैट बिकम्स अ नाउन। अब वो कॉमन है या प्रॉपर। एक है कि जैसे माउस है ना, माउस वायरलेस हो या वायर्ड हो तो माउस ही रहता है, इसको हम माउस कह देते हैं। लेकिन अगर इसका कोई नाम रख दिया जाए, सपोज इसका नाम मैंने रख दिया टॉम। अब ये टॉम इसी माउस का नाम मैंने रखा है, बाकी जो माउस इधर उधर कोई आप देखेंगे उनके नाम सबके टॉम नहीं होंगे। माउस सबको कहा जा सकेगा, टॉम सबको नहीं कहा जाएगा। इसी तरह से ये सिटी है, सिटीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर फैसलाबाद कहेंगे, एवरी सिटी इज नॉट फैसलाबाद, एवरी सिटी इज नॉट लाहौर, एवरी सिटी इज नॉट कराची। सो these words become proper nouns when you say Faisalabad, Lahore, Karachi. These are the proper nouns. City is a common noun that can be used for any such territory. इस तरह की जो और हैं आबादियाँ इलाके उनको हम शहर कह देते हैं। फिर है इसमें pronoun, used instead of a noun to indicate something or someone already mentioned. जिसको हमने पहले से मेंशन किया हो उसके बाद उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पहले यूज भी किया हो फिर मेंशन करें, ऐसा नहीं है। बहरहाल
मोस्टली ऐसा ही होता है कि पहले हम कोई नाउन यूज करते हैं, फिर उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज करते हैं। हमने असलम कहा तो उसके लिए बाद में ही यूज करते हैं, ही बिकम्स अ प्रोनाउन। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू सम पर्सन, यू से आई एम जिशान, आई एम शाहिद खटाना। अब ये जो आप कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? अब आई से स्टार्ट किया आपने, आप कहते आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। अब आई कौन है? वो नाउन तो पीछे कोई नहीं यूज हुआ, बट यू आर यूजिंग अ प्रोनाउन। देन फिर है एडजेक्टिव, यूज्ड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। मैंने कहा था कि दो हमारे मॉडिफायर्स हैं जिन पे ये रेड टिक्स लगे हुए हैं। एडवर्ब भी मॉडिफायर है, लेकिन एडवर्ब मॉडिफायर था किसी वर्ब का, किसी एडजेक्टिव का या किसी दूसरे एडवर्ब का। लेकिन एडजेक्टिव किसका मॉडिफायर है? ये किसी नाउन का या प्रोनाउन का मॉडिफायर होता है। तो जो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नाउन के बारे में देंगे, दैट वुड बिकम एन एडजेक्टिव। फिर है प्रपोजिशन, यूज्ड विद अ नाउन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पोजीशन और मूवमेंट। किसी चीज की कहीं पे पोजीशन या मूवमेंट बताने के लिए हम prepositions यूज करते हैं। पोजीशन से क्या मुराद है कि कोई चीज कहाँ पड़ी है। द माउस इज ऑन द लेक्टन, इसको लेक्टन कहना है, या इसको किसी हद तक पोडियम भी आजकल चल पड़ा है, पोडियम भी कह सकते हैं, लेकिन इसको डेस नहीं कहना। एक तो डाइस कह के आप गलत कर देते हैं, DICE। डाइस जो होता है वो तो लूडो का है, वो जो क्यूब से आप फेंकते हैं। लेकिन ये वाला जो है, इसके लिए गलत जो आप यूज कर जाते हैं, डाइस तो बिल्कुल ही गलत है, एक कर जाते हैं डेस, DAIS। अब वो DAIS अगर आप यूज करेंगे तो वो इसके लिए नहीं है, वो एक्चुअली है नीचे जो प्लेटफॉर्म स्टेज बनाया जाता है उसके लिए होता है। If you remember, you've read the sentence in your Goodbye Mr. Chips. There was written, Mr. Chips standing on the dais, calling the roll. वो हाजिर लगाता था डेज पे खड़े होके। अगर ये वाला होता ना, तो ऑन का मतलब ये था कि वो पाँव इसके ऊपर रख के खड़ा हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। ऑन हम यूज करते हैं जिसके ऊपर, जिसकी सतह को आप ऊपर से, जिसकी सरफेस को टच करते हैं, ऑन। माई हैंड इज ऑन द लेक्टन, लेकिन मैं खुद कहाँ पे हूँ? मैं ऑन नहीं, आई एम एट द लेक्टन। ये एट हम यूज करते हैं सामने के लिए। देखें कितनी दफा आप कहते हैं कि जी मैं पढ़ने के बाद फारूक हुआ, मैंने खाना खाया, फिर मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल पर बैठ गया। मोबाइल पर तो नहीं आप बैठ सकते, बस ये हमारी लैंग्वेज है, हर एक को पता होता है कि इससे क्या मुराद है। कोई नहीं आपसे ये कहता हो मोबाइल पे बैठ के, मोबाइल पे टूट गया होगा, नहीं, वो मजाक में तो कभी ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में सारे समझते हैं कि इससे क्या मुराद है। ये जो हम इस तरह यूज करते हैं, इसका मीनिंग है कि हम एट यूज करेंगे। आई वाज सिटिंग एट माय कंप्यूटर व्हेन यू रैंग मी अप। जब फोन किया तो मैं अपने कंप्यूटर पे बैठा हुआ था। अब कंप्यूटर पे बैठना क्या है, उसके सामने थे, उसके ऊपर नहीं थे। बहरहाल पोजीशन इस तरह से। एक है मूवमेंट। मूवमेंट क्या है कि आई एम गोइंग टू दिस टेबल, टू, आई एम गोइंग टू माई रूम, आई एम गोइंग इन टू माई रूम। अब ये सारी मूवमेंट्स के लिए preposition आप यूज कर रहे हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम दैट शॉप, फ्रॉम मूवमेंट के लिए आपने यूज किया। अच्छा जी, फिर है कंजंक्शन, यूज टू जॉइन टू वर्ड्स और क्लोजेस। दो फ्रेजेस को, दो वर्ड्स को, दो क्लोजेस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड्स हैं उनको हम कंजंक्शंस कह देते हैं। वो ज्वाइन कैसे करते हैं? जैसे अली एंड उमर, अली और उमर दोनों को ज्वाइन करने के लिए वर्ड हमने यूज किया एंड, अली एंड उमर, ये एंड कंजंक्शन है। फिर इंटरजेक्शन यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन। कुछ एक्सक्लेमेशंस हैं। एक्सक्लेमेशंस क्या है कि जहाँ हमारी कुछ फीलिंग्स आ जाती हैं, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी शो करते हैं, इमोशंस वगैरह आ जाते हैं, वो हम इंटरजेक्शन के साथ, जैसे आप कहते हैं कि आउच, ओ, आ। याद रखें कि इंग्लिश के किसी भी वर्ड में whatever the word is, if it's from the English origin, whenever there is H at the end of a word, we never pronounce it. The final H is never pronounced, whatever the word is. अब OH को ओह नहीं कहना, ओ, ओ, ओह नहीं। इस तरह से AH, इसमें भी H साइलेंट, आह नहीं। इस तरह इंटरजेक्शंस हैं ये। इनमें ये जो OH लिखा हुआ है, ओ, इसमें आपकी फीलिंग है। फिर स्टॉप। अब स्टॉप तो सिर्फ सिंपली इतना ही है कि आप कह देते हैं कि भाई रुको, लेकिन अगर आपने गुस्से में या किसी परेशानी में कहा तो उस सूरत में क्या होगा कि आपके अंदर ये फीलिंग्स भी ऐड हो जाते हैं। स्टॉप। यस मोइज। सर एक्सक्यूज मी, आपने कहा कि पोजीशन है वो मूवमेंट को भी होल्ड करते हैं, तो सर मूवमेंट तो सिर्फ वर्ब नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू द जिम,
हाँ नहीं गोइंग अब यहाँ पे बात- मूवमेंट है, ये तो वर्ब नहीं होगा सर। नहीं 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 ये बात नहीं है। बात ये है कि वो वर्ब तो आपने अपना एक्शन बताया ना, ठीक है ना। कुछ prepositions ऐसी हैं जो आपको शो करती हैं कि आप कहाँ पे हैं। एक है कि आप कहाँ से आ रहे हैं या किधर को जा रहे हैं, वो prepositions ये बता रही होती। बाकी वो जो है एक्शन, वो मूवमेंट के अंदर वो एक अलग चीज है। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जब आप मूवमेंट के साथ किसी चीज की तरफ जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, उसकी prepositions डिफरेंट होती हैं, और अगर आप कहीं पे स्टिल हैं तो उसकी prepositions डिफरेंट है। यस गॉट इट। यस सर। यस जैन किधर है? जैन बस खत्म हो गया जैन का काम। ओके चलिए, तो ये एंड पे फिर ये हमारी एक्सक्लेमेशंस हैं, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। 9 फिर हम देखेंगे कल इंशाल्लाह। कोई और क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इट्स ऑल ओवर। ओके देन, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।